I am going to discuss about pharmacy as career and industry related to pharmacy. At first, what are the opportunities after the pharmacy? ओके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास फार्मेसी करने के बाद? तो ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो एज ए फार्मेसी अपने करियर को चूज़ करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. आफ्टर फार्मेसी दो डायरेक्शन और दो एरियाज़ में जा सकते हैं. सबसे पहला एरिया है प्रैक्टिस रिलेटेड एरिया एंड सेकेंड एरिया है अदर देन प्रैक्टिस. ओके, इन प्रैक्टिस एरिया में तीन टाइप के करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं. पहला है कम्युनिटी फार्मेसी, सेकेंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड थर्ड इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी. ओके, तो सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी में होता क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं. अगर कोई कम्युनिटी फार्मेसी करना चाहता है आफ्टर फार्मेसी, तो उस फार्मासिस्ट को मेनली मेडिसिन को कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्पेंस करना है, कैसे अरेंज करना है, इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए. ओके, तो कम्युनिटी फार्मेसी मेनली deals with the retail drug outlets and the place where medicines are stored, dispensed, supplied और sold. तो क्लिनिकल फार्मेसी का क्या रोल होता है? क्लिनिकल फार्मेसी का वो एरिया है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं साइंस, प्रैक्टिस, एक्टिविटी और कैसे हम डेवलप करेंगे हमारे यूज़ ऑफ मेडिसिन्स को फॉर द फार्मास्यूटिकल केयर. और हम ये कह सकते हैं एक क्लिनिकल फार्मेसी ही पेशेंट को असेस कर पाता है. अगर पेशेंट्स को हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो पेशेंट्स के हेल्थ को असेस करना और ये डिटरमाइन करना कि जो हम प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स दे रहे हैं क्या वो पेशेंट्स की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, क्या हम केयर उसके पेशेंट्स को ठीक करने के गोल को अचीव कर पा रहे हैं, ये सब देखना एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है? ये एक फार्मेसी का ही डिपार्टमेंट होता है जो हॉस्पिटल्स में होते हैं. मेनली यहाँ पे फार्मासिस्ट स्टोरेज या फिर स्टॉक कंट्रोल और जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं उसकी लेबलिंग, उसकी फाइनेंशियल बजटिंग, अकाउंट, ये सारी चीज़ें एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को निभानी पड़ती है. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है अदर देन सेटिंग्स. इट इंक्लूड्स एकेडमिक्स, रेगुलेटरी एंड क्लिनिकल रिसर्च. ओके, एकेडमिक्स का मतलब क्या होता है? आफ्टर बी फार्म करने के बाद हमें एम फार्म करना होता है. सो मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर एंटरिंग इन द एकेडमिक्स इज़ एम फार्म. तो हमें बी फार्म जो कि 4 ईयर कोर्स होती है, बी फार्म करने के बाद हमें एम फार्म करना होता है. ओके, वी आर गोइंग फॉर एम फार्म. एम फार्म करने के लिए आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है GPAT, जो कि पहले AICTE कंडक्ट कराती थी बट अब इससे NTA कंडक्ट करा रही है. तो GPAT क्वालिफाइड करने के बाद आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, नेशनल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेके एम फार्म कर सकते हैं. एम फार्म करने के बाद ही आप एकेडमिक्स में इंटर कर सकते हैं. तो एकेडमिक्स में जाने के बाद वहाँ 2 रोल होता है, एज ए रिसर्च और एज ए टीचिंग. तो आप एम फार्म के बाद एज ए टीचिंग में जा सकते हैं या फिर सेकेंड आप रिसर्च एरियाज़ में जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है रेगुलेटरी अफेयर. तो रेगुलेटरी अफेयर क्या होता है? रेगुलेटरी अफेयर मेनली फार्मास्यूटिकल कंपनी के डिपार्टमेंट का एक पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि
उस कंपनी के लिए वो न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का अप्रूवल ले सके। अगर कोई कंपनी कोई न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाना चाह रही है तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना होता है। तो अप्रूवल लेना, कितने टाइम तक अप्रूवल को मेंटेन करना है, फिर से कब रिन्यू कराना है, तो ये सारी चीज़ें एक रेगुलेटरी अफेयर को निभानी पड़ती है। इंडस्ट्री रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ में हम प्रोडक्शन में जा सकते। प्रोडक्शन एरिया में एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रोडक्शन एरिया में जाते हैं तो हम जहाँ पे टैबलेट, कैप्सूल्स, कोई पेरेंटल प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाना हम सीख सकते हैं। तो हम प्रोडक्शन एरिया में अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, R&D सेक्टर। इंडस्ट्री में भी R&D सेक्टर में आप जा सकते हैं, उसमें भी R&DF। अगर आप रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे आप कोई न्यू ड्रग के न्यू फॉर्मुलेशन को बना सकते हैं। एज ए रिसर्च आप वहाँ काम कर सकते हैं। या फिर कोई बल्क ड्रग, या तो हम कोई बल्क ड्रग बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एक इंडस्ट्री में, और ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस एक मेन पार्ट होता है इंडस्ट्री में। क्वालिटी एश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि जो मेडिकेशन मैन्युफैक्चर किया गया है क्या वो डिज़ायर्ड इफेक्ट पेशेंट को दे रहा है। तो ये इंश्योर करना एक क्वालिटी एश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल ये भी एक बहुत मेन पार्ट होता है इंडस्ट्री के अंदर। क्वालिटी कंट्रोल वाले को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी मेडिकेशन बनाया जा रहा है, जो भी मेडिकेशन मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, क्या वो सारी ऑप्टिमम टेस्ट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर एग्जांपल हम टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट के लिए कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, जैसे उसकी थिकनेस, शेप, साइज क्या है, फैबिलिटी टेस्ट क्या है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मुलेशन के लिए अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। उस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या वो फॉर्मुलेशन आगे की प्रोसीजर के लिए पास है या नहीं है, कि आगे की पैकेजिंग के लिए वो कैपेबल है या नहीं कैपेबल है। नेक्स्ट पार्ट है पैकेजिंग। एग्जाम्पल, अगर कोई फॉर्मुलेशन बन चुका है, टैबलेट या कैप्सूल बन चुका है, तो अब उसकी पैकेजिंग करनी है, स्ट्रिप पैकेजिंग करनी है, ब्लिस्टर पैकेजिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें पैकेजिंग के अंदर आते हैं। ओके, देन आते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। आफ्टर फॉर्मुलेशन, after formulation to quality control to quality assurance and final packaging आता है नेक्स्ट सेल्स एंड मार्केटिंग। अब जो भी फॉर्मुलेशन बनाया गया है उसको सेल या फिर मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एक अलग MBA के स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम MR भी होते हैं, जो उस पर्टिकुलर ड्रग को सेल्स कराने का काम करता है, उसकी मार्केटिंग, उसके एडवर्टीज़मेंट। तो हमने जो फॉर्मुलेशन बनाया है उसकी पर्टिकुलर मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है। तो ये भी एक अलग रोल है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी अफेयर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम देखें एज ए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एज ए फार्मासिस्ट बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉर्चुनिटीज़ आती है। दूसरा, एज ए ड्रग इंस्पेक्टर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बट इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है। ये सारी चीज़ें थी फार्मेसी एज ए करियर। नेक्स्ट आता है What are the different top pharmaceutical companies in India? ओके, तो सबसे पहला कंपनीज है जो टॉप है वो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसका फाउंडिंग ईयर है 1983 और इसके फाउंडर है दिलीप संघवाई। ओके, सन फार्मास्यूटिकल कंपनी की हेड क्वार्टर है मुंबई में। देन नेक्स्ट है डेविस लैबोरेटरी, इसके फाउंडिंग ईयर है 1990 एंड हेड क्वार्टर है हैदराबाद। देन डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, जिसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद। नेक्स्ट सिप्ला, इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। देन एमक्योर,
headquarter in Pune, Biocon headquarter in Bangalore, Torrent Pharma, then Lupin Limited, Zydus, Orbinto Pharma Limited, Intas, Glenmark, Mankind, Piramal, Laurus, Abbott, Alkem, Alembic, Innovexia एंड Biofor Life Sciences प्राइवेट लिमिटेड। तो आपने देखा कि ये सारी कंपनियां हैं टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। यानी आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप इस टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जा सकते हैं, अपने करियर को इन्हांस कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल कवर this part of this topic, that is Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia and United States pharmacopoeia. So if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.